तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 24 है, जिसके अंतर्गत हम लोग वन वाले टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग झारखंड में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो ये कौन कौन सी वनस्पति झारखंड में देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि भारत में जो वनस्पति का जो क्लासिफिकेशन है वनों का और वनस्पतियों का, तो क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है वो दो व्यक्ति के द्वारा किया गया है। एक का नाम है चैंपियन और दूसरे का नाम है सेठ। तो चैंपियन और सेठ के द्वारा ही भारत में वनों और वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार चैंपियन और सेठ के द्वारा ही झारखंड में भी जो है वो वनस्पतियों और जो वन है इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चैंपियन एवं सेठ के अनुसार 1968 ईस्वी में झारखंड में जो है मुख्यतः दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अगर चैंपियन और सेठ के अनुसार देखें तो झारखंड में जो है वो दो तरह के वन पाए जाते हैं। पहला अगर वन की बात करें हम लोग तो वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसको ट्रॉपिकल वेट डेसिडिवस फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि झारखंड में जो दो तरह का वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या फिर पतझड़ वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। इसका हम लोग लोकेशन देखे थे, वो देख लीजिए आप एक बार कि ये जो वन है, तो इस ऊपर वाले भाग में आपका जो है वो शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलता है, और नीचे में अधिकांश जो भाग है इस वाले भाग में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या फिर पतझड़ जो है वन देखने को मिलता है। इसको हम लोग प्रायद्वीपीय साल वन भी कहते हैं, जहाँ पे इन लोग का जो हाइट है वो ज़्यादा होता है। इस वाले क्षेत्र में ये रेन शैडो इफेक्ट का जोन बनता है, इस कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे मिलते हैं उसकी जो लंबाई है वो सामान्यतः वो छोटी होती है। बीच में एक यहाँ पे पट्टी के रूप में देखने को मिलता है इस पट्टी में, और इस पट्टी में जो वन देखने को मिलता है इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या फिर प्रायद्वीपीय साल वन कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये दोनों वन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए झारखंड में ये जो दोनों वन हैं, इन्हीं दोनों वन को और भी 8 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन दोनों वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को जो है वो 8 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहला नंबर जो वन है वो है आपका आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न ऊंचाई वाले साल वन, जो कि 0 से 500 मीटर के बीच में दिखाई पड़ते हैं। तो पहला आपका आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न ऊंचाई वाले साल वन। दूसरा है आर्द्र प्रायद्वीपीय घाटी वन, जिसको रिवर वैली में ये वन मिलता है, तो आर्द्र प्रायद्वीपीय घाटी साल वन। तीसरा है शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो यही देखने को मिलता है, लगभग 54%। चौथा है आपका उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, तो ये झारखंड के लगभग 34% भूभाग में मिलता है, उत्तरी शुष्क मिश्रित वन। पाँचवा नंबर है आपका शुष्क झाड़ीदार वन, है ना। और छठा है आपका बॉसवेलिया फॉरेस्ट, और झारखंड में सबसे कम यही मिलता है, बॉसवेलिया फॉरेस्ट। इसके अलावा देखिए 7वां नंबर है बिटिया फॉरेस्ट, और ये झारखंड में सेकेंड लास्ट कम में मिलता है। सबसे कम मिलता है आपका बॉसवेलिया फॉरेस्ट, उसके बाद उससे कम थोड़ा सा आपका बिटिया फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन देखने को मिलता है, और सेकेंड नंबर में उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन देखने को मिलता है। 8वां नंबर जो वन है वो आपका लास्ट वन है, इसको कहते हैं शुष्क बांस वन। तो क्या कहते हैं? शुष्क बांस वन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड में जो है वो शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन ये सबसे अधिक पाया जाता है। तो झारखंड में शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि ड्राई पेनिनसुलर साल फॉरेस्ट ये झारखंड में सबसे अधिक देखने को मिलता है।
लगभग ये झारखंड के 54% भूभाग में यही वन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो है सेकंड नंबर में वो उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन देखने को मिलता है। तो शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन के बाद में उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन देखने को मिलता है, और ये झारखंड के लगभग 34% भूभाग में यही वन देखने को मिलता है। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इसे नदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट कहते हैं। तो नदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट इसको कहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर झारखंड में सबसे कम जो वन देखने को मिलता है वो है आपका पलाश वन यानी कि बिटिया फॉरेस्ट, और इसके बाद इससे भी कम जो है वो बॉसबेलिया फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बॉसबेलिया फॉरेस्ट देखने को मिलता है झारखंड में सबसे कम। तो झारखंड में सबसे कम जो है वो बॉसबेलिया फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और इससे हल्का सा ज़्यादा वो बिटिया फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो सेकेंड लास्ट 2 ठो और स्टार्टिंग के 2 ठो जो ज़्यादा मिलते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में साल वन के बारे में। तो जो साल वन है इसके बारे में देखिए, आर्द्रता, तो आर्द्रता कहाँ पे होता है, तो ये वायु में आर्द्रता हम लोग देखते हैं। और नमी कहाँ की बात किया जा रहा है, तो मिट्टी में। तो आर्द्रता वायु में और नमी मिट्टी में। तो आर्द्रता एवं नमी की उपलब्धता के आधार पे झारखंड में जो है वो 3 प्रकार के साल वन पाए जाते हैं। तो हम लोग साल वन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है सबसे अधिक जो है शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन देखने को मिलता है। अब साल वन जो है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पे, तो आर्द्रता और नमी के आधार पे। आर्द्रता आपका वायु में देखा जाता है और नमी जो है वो आपका मिट्टी में देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो आता है आपका उच्च आर्द्रता वाले साल वन, ठीक है ना, यानी कि उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में जो वन देखने को मिलते हैं। तो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में जो साल वन देखने को मिलते हैं, इसको पहला भाग में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मुख्यतः जो है ये 500 मीटर से लेके कम ऊंचाई में पाए जाने वाले वनों को जो है वो आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न ऊंचाई वाले साल वन कहा जाता है। तो आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न ऊंचाई वाले साल वन किसको कहा जाता है, कि जो है वो 500 मीटर से जिसका ऊंचाई कम हो। तो 500 मीटर से कम हाइट पे मिलने वाले जो साल वन है इसी को आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न ऊंचाई वाले साल वन कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, वहीं नदी घाटी क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता के कारण पाए जाने वाले साल वनों को आर्द्र प्रायद्वीपीय साल घाटी वन भी कहा जाता है। तो आपको 2 पॉइंट समझना होगा। एक तो बताया जा रहा है कि जहाँ पे 500 मीटर से अगर नीचे में के क्षेत्र में अगर साल वन देखने को मिल रहा है तो इसको बोलेंगे आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न ऊंचाई वाले साल वन। इसके अलावा जो नदी घाटी में मिल रहा है साल वन उसको बोलेंगे, वहाँ पे नदी घाटियों में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो उच्च आर्द्रता के कारण वहाँ पे जो पाए जाने वाले साल वन हैं इसको हम लोग आर्द्र प्रायद्वीपीय घाटी वन कहते हैं। तो आर्द्र प्रायद्वीपीय घाटी वन कहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर है आपका, अभी हम लोग देखिए पहला नंबर है आपका उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो मिलता है। अब देखते हैं निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो साल वन मिलता है इसके बारे में। तो नदी घाटी से दूर जाने पर तथा ऊंचाई में वृद्धि के साथ आर्द्रता एवं नमी दोनों में क्या हो जाती है, कमी होती है। तो ये आपका नदी बह रहा है और तो इस वाले भाग में आपका नदी घाटी है। तो अगर नदी घाटी से आप अगर दूर जाइएगा, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ऊंचाई बढ़िएगा 500 मीटर से नीचे रहिएगा तो आप वो जो है उसमें चले जाइएगा निम्न ऊंचाई वाले साल वन में। लेकिन अगर आप जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ेगा तो उसी तरह जो है आर्द्रता कम होने लगेगा और साथ ही साथ जो नमी है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में जो है इन क्षेत्रों में जो भी वन देखने को मिलता है उसको हम लोग शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन कहते हैं। जहाँ पे नमी ज़्यादा हो और आर्द्रता ज़्यादा हो तो वो आर्द्र कहलाएगा, ठीक है, और वहाँ पे हाइट भी कम होता है। वहीं हाइट ज़्यादा बढ़ जाए और आपका आर्द्रता कम हो जाए तो उसको बोलेंगे शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, ठीक है। और देखिए बिकॉज ये छोटानागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है,
इसको हम लोग प्रादीपीय साल वन कहते हैं। तो प्रादीपीय साल वन क्यों कहते हैं? देखिए ये शुष्क क्यों है वो हम लोग जाने कि ये भैया जो है नदी घाटी से दूर हो गया, इसलिए यहाँ पे आर्द्रता कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग शुष्क बोल दिए। दूसरा चीज़ बताए कि ऊंचाई बढ़ रहा है तो इसमें जो है नमी कम होगा धीरे धीरे, तो इससे भी आपका ये शुष्क कहलाएगा। शुष्क तो ठीक हो गया, लेकिन इसको प्रादीपीय साल वन क्यों कहते हैं? प्रादीपीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो छोटानागपुर पठार का जो है वो भाग है। तो जो प्रादीपीय पठार है वो छोटानागपुर पठार का ही भाग है, ठीक है ना? नहीं, छोटानागपुर पठार जो है वो प्रादीपीय पठार का भाग है, इसलिए इसको प्रादीपीय साल वन कहते हैं। तो शुष्क प्रादीपीय साल वन क्यों कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, साल वनों में मुख्यतः साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। सिंपल सी बात है, साल के वन में सबसे अधिक जो वृक्ष मिलता है वो साल वृक्ष मिलता है, जिन्हें अनेक स्थानीय नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो साल के जो वृक्ष है इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सरई, सरगी, सखू, सलवा, सखर, कांदर, साला। साला जो है वो आयुर्वेद में इसको कहा गया है। इसके अलावा सखुआ भी जो है वो साल वृक्ष को ही कहा जाता है। तो सरई, सरगी, सखू, सखवा, सलवा, साला, कांदर और साखर, ये सभी जो है वो साल वृक्ष का ही नाम है। आगे देखिए, वर्षा एवं आर्द्रता की उपलब्धता के अनुसार इनकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। तो अभी आपको बताया गया था ना कि जो वर्षा है और जो आर्द्रता है, तो कहीं पे वर्षा ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, आर्द्रता भी कहीं ज़्यादा मिलता है तो कहीं कम मिलता है। तो वर्षा एवं आर्द्रता की उपलब्धता के अनुसार इनकी जो ऊंचाई है, यानी कि जो साल वन की जो ऊंचाई है, इसमें अंतर पाया जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग झारखंड के नीचे वाले भाग में देखें, मध्य भाग में और दक्षिणी भाग में और जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या फिर पतझड़ वन मिलते हैं। तो ये तो आर्द्र है भैया, इसलिए यहाँ पे जो वन है वो लंबे लंबे मिलेंगे, साल के वृक्ष थोड़े ऊंचे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या फिर पतझड़ वन में चले जाएं तो वहाँ पे जो साल का वृक्ष मिलेगा वो छोटा छोटा मिलेगा। तो वर्षा और आर्द्रता के अनुसार भी जो है इसमें अंतर पाया जाता है, इसके ऊंचाई में, मतलब साल वृक्ष के ऊंचाई में। आगे देखो, सामान्यतः इनकी जो ऊंचाई है वो 25 मीटर से लेकर 40 मीटर के मध्य में पाया जाता है। इन वनों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो सापेक्षिक रूप से उपजाऊ होती है। और ये मिट्टी उपजाऊ क्यों होता है? देखो, ये मिट्टी फर्टाइल होने के पीछे रीजन देखो, क्योंकि जो जैविक पदार्थ है यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका जब अपघटन होता है यानी कि डिकम्पोजिशन होता है, तो इसके डिकम्पोजिशन यानी कि इसके अपघटन के कारण जो ह्यूमस है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है ना? आगे देखो, अब देखो उपजाऊ क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक और रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लीफ गिरता है यानी पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिरेगा तो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो ये जो है जैविक पदार्थों का अपघटन होता है, तो अपघटन के द्वारा यहाँ पे ह्यूमस पदार्थ की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और इस कारण से जो ये जो मिट्टी है यहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। अब आगे देखो, इसमें बताया गया है आर्द्र मृत्तिका युक्त बलुई मिट्टी तथा सुविकसित अपवाह क्षेत्र में साल वनों का विकास अधिक होता है। मीन्स वाटर नहीं रुकना चाहिए। देखो, अगर कोई क्षेत्र है जहाँ पे अपवाह क्षेत्र थोड़ा सा डिसऑर्डर है, कहने का अर्थ है वहाँ पे पानी वानी जमता है, तो वैसे में तो कोई भी पेड़ पौधा सही से पनप नहीं पाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो अगर कहीं पानी आ रहा है और सही टाइम से जा भी रहा है तो उस क्षेत्र में जो है वो साल वनों का विकास अच्छा खासा होता है। और इसका जो विकास जो है वो मृत्तिका युक्त बलुई मिट्टी में, हम लोग देखते हैं ना मिट्टी का टेक्सचर की जब बात करते हैं, तो अगर कोई बड़ा मिट्टी है, इसको बोलते हैं सैंडी, उससे पतला है छोटा है उसको बोलेंगे सिल्टी, ठीक है ना? सैंडी, सिल्टी। और कोई और पतला है महीन है उसको बोलेंगे क्लेई, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका क्लेई प्रकार का होता है और थोड़ा बहुत सैंडी प्रकार का होता है, लेकिन जो है वो क्लेई और सिल्टी प्रकार का होता है, सैंडी प्रकार का नहीं होता है, मतलब ज़्यादा मोटा इसका कण नहीं होता है, ठीक है? इस कारण से इस क्षेत्रों में जो है वो साल वृक्ष बेहतर तरीके से उग पाता है। अब देखो, जो साल का जो वृक्ष है, तो साल वृक्ष का जो सांस्कृतिक महत्व देखो,
तो छोटा नागपुर पठार के लगभग सभी महोत्सव है ये साल वृक्ष से संबंधित है। तो छोटा नागपुर पठार में जितना भी त्यौहार है वो कहीं ना कहीं वो साल वृक्ष से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। तो इस कारण जो है आपका है जो है सरहुल को साल बलोसम या बलोसम का भी त्यौहार कहा जाता है। अभी आपको बताया गया है कि झारखंड में या फिर जो छोटा नागपुर पठार के लगभग जितने भी त्यौहार है इन सभी त्यौहारों में जो साल वृक्ष होता है इनका बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल वैल्यू होता है। और जो सरहुल का त्यौहार जो होता है और जो कर्मा का त्यौहार होता है इसमें सबसे ज़्यादा किस पेड़ का पूजा किया जाता है तो आपका साल वृक्ष यानी सखुआ के पेड़ का ही पूजा किया जाता है। करम के त्यौहार में करम का पेड़ का पूजा किया जाता है ये भी है। तो ये बताया गया है कि जो सरहुल का जो त्यौहार है सरहुल के त्यौहार को ना साल ब्लोसम त्यौहार कहा जाता है। तो सरहुल के त्यौहार को साल ब्लोसम क्यों कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे साल जो पौधा है यानी पेड़ है उसका पूजा किया जाता है। अब देखो सांस्कृतिक महत्व हम लोग देख लिए हैं साल वृक्ष का। अब हम लोग देखते हैं साल वृक्ष का आर्थिक महत्व। तो इसका आर्थिक महत्व है कि इससे हम लोग को गम मिलता है यानी कि जो फेविकॉल जैसा होता है गम, इससे टिम्बर प्राप्त होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ना चिकित्सीय तेल होता है यानी कि मेडिकल ऑयल भी होता है ये। इसके अलावा देखो साल के बीज से निकलने वाले जो तेल है इसका उपयोग मेडिकल साइंस में अधिक रक्त स्राव, उसके बाद मृगी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी तथा हैजा एवं डायरिया के उपचार में भी किया जाता है। तो जो साल का जो बीज है उस बीज से निकलने वाला जो तेल है उस तेल का जो उपयोग है मेडिकल साइंस में किया जाता है। वो आपका रक्त स्राव अधिक जो आपका ब्लड जो हो रहा है रक्त स्राव उसको रोकने के लिए, मृगी बीमारी जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, हैजा बीमारी, डायरिया बीमारी, इन सभी का जो उपचार में है इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है कृषि क्षेत्र में भी साल के वृक्ष का उपयोग किया जाता है और कृषि क्षेत्र में इसका जो उपयोग है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आगे देखो झारखंड में जो साल वृक्ष जो है वो झारखंड में साल वृक्ष सागवान, शीशम, सेमल, पलास, केंदू, नीम इत्यादि वृक्षों के साथ साथ पाया जाता है। तो जो हम लोग देखते हैं साल का वृक्ष केवल अकेले नहीं मिलेगा, ये जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं सागवान, शीशम, सेमल, पलास, केंदू, नीम इत्यादि जो वृक्ष है इन सभी वृक्षों के साथ ही देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में जो है वो उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। तो झारखंड में जो है उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन है। ये सेकंड नंबर वन की बात करते हैं हम लोग जो कि झारखंड में ज़्यादा मात्रा में मिलता है और ये झारखंड में लगभग 34% भूभाग में मिलता है। ठीक है ना। 54% भूभाग में तो आपका कौन सा मिलता है तो 54% भूभाग में जो है वो आपका मतलब शुष्क प्रायद्वीपीय सालवन मिलता है और इसके बाद जो है वो उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन देखने को मिलता है लगभग 34% भूभाग में। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ये झारखंड का मैप बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। और ये नीचे में जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला जो हल्का सा पेटी के रूप में मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पेटी में जो वन मिल रहा है यहाँ पे शुष्क भी मिलेगा और थोड़ा बहुत आर्द्र भी मिलेगा। तो यहाँ पे शुष्क प्लस आर्द्र पर्णपाती वन ये दोनों को मिलता है और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। उत्तरी क्यों कहते हैं क्योंकि ये उत्तर के साइड में है। शुष्क क्यों कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर में ज़्यादा शुष्क मिलता है। देखो यहाँ पे शुष्क भी है और आर्द्र भी है लेकिन ज़्यादा मात्रा शुष्क का है तो इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी शुष्क। और ये मिश्रित है, दोनों का मिक्सअप है इसलिए तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन ये इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये मैप में हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखो यहाँ पे जो रेनफॉल होगा ये यहाँ पे 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 125 सेंटीमीटर से कम होगा और इस वाले भाग में जो है वो जहाँ पे उत्तरी शुष्क मिश्रित वन पाया जाएगा यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 125 से लेकर 140 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। आगे देखो चैंपियन और सेठ साहब जो है वो वन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। आपको बताया गया था दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक किया गया है कि जहाँ पे 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगा और एक किया गया है जहाँ पे 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा।
तो जहाँ पे 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो वहाँ पे जो है वो आर्द्रता कम होगी, और आर्द्रता कम होगी वहाँ पे तो नमी भी कम होगा, और जब आर्द्रता और नमी कम होगा तो वैसे में वहाँ पे जो है वो शुष्क मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। इसके अलावा जो दूसरा जो डिवीज़न किया गया है वो डिवीज़न क्या है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे जो है वर्षा 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, और जब वर्षा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, आर्द्रता और नमी ज़्यादा होगी, और जब आर्द्रता और नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आर्द्र क्लाइमेट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखो, ये जो उष्ण है और ये जो मतलब जो कटिबंधीय आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है, इसको फिर 8 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 8 भाग में कौन कौन है वो देखिए। जो 8 भाग में डिवाइड किया गया है, इस 8 भाग में जो है वो 2 ठो आपका आर्द्र है, और आपका जो 6 गो है वो आपका लास्ट का 6 ठो वो आपका शुष्क है। ये भी याद रखिएगा। 2 ठो आर्द्र कौन है, तो स्टार्टिंग का जो 2 ठो होगा वो आपका आर्द्र हो जाएगा, स्टार्टिंग का 2। तो स्टार्टिंग का 2 कौन कौन है वो देखिए, स्टार्टिंग का 2 ठो जो है वो आर्द्र है। तो स्टार्टिंग का 2 कौन कौन है देखो, पहला है आपका आर्द्र प्रादीपीय निम्न ऊंचाई वाले सालवन, तो ये हम लोग अभी देख लिए। आर्द्र प्रादीपीय निम्न ऊंचाई वाले सालवन ये भी हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं सेकंड नंबर जो है ये आपका आर्द्र प्रादीपीय घाटी सालवन, तो ये भी हम लोग देख लिए हैं। जहाँ पे देखिए ऊंचाई कम होगा, ठीक है ना, आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आर्द्र प्रादीपीय निम्न ऊंचाई वाले सालवन मिलेंगे। घाटी के बगल में मिलेगा तो वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग आर्द्र प्रादीपीय घाटी सालवन कहते हैं। इन दोनों को छोड़ के जितने भी झारखंड में वन मिलेंगे 6 ठो, वो सभी जो है वो शुष्क मिलेंगे। तो पहला है शुष्क प्रादीपीय सालवन जो कि झारखंड में सबसे अधिक मिलता है। फिर है उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, ये 34% भूभाग में मिलता है जो कि अभी पढ़ेंगे। फिर है शुष्क झाड़ीदार वन, फिर जो आपका बॉसबेरिया फॉरेस्ट ये भी शुष्क है, पिटिया फॉरेस्ट ये भी शुष्क है, और जो बांस वन ये भी शुष्क है। तो ये आपको बताया जा रहा था, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अब समझ में आया होगा और इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड में 8 वन है जिसमें से 2 आपके आर्द्र हैं, बाकी जो 6 है वो शुष्क है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे वन जो है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ या फिर पर्णपाती वन के बारे में बताया जा रहा है कि जो ऐसे जो वन है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे शुष्क काल की अवधि में जो है शुष्क काल की जो अवधि है वो सुनिश्चित या फिर फिक्स होती है। और इस वन क्षेत्र इसमें जो है मुख्यतः लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें आयरन और जो एल्युमिनियम अधिक होता है, लेकिन जो है वो लैमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो है वो कम होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो वन है आपको बताया गया था ना कि एक पेटी के रूप में मिलता है। पाट क्षेत्र के नॉर्थ में हजारीबाग जो है पठार का जो उत्तरी कगार है वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है इसके मतलब कि पूर्वी भाग में मिलता है कुछ क्षेत्र में। तो इस भाग में आपका जो है यहाँ पे जो वर्षा भी थोड़ा बहुत 125 से लेके 140 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और यहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है, ये याद रखिएगा। और लाल एवं पीली मिट्टी जहाँ पे मिलती है तो लाल एवं पीली मिट्टी में आयरन और जो एल्युमिनियम है इसका मात्रा अधिक होता है, लेकिन जो चूना है यानी कि लाइमस्टोन इसका जो मात्रा है वो कम होता है। आगे देखिए, इन वनों में जो मुख्यतः साल, सागवान, आसन, कुसुम, महुआ, आंवला, केंदू, पलास, बांस ये सभी पाए जाते हैं। एक देखो इसमें सीरीज भी मिलता है, इसमें कैर या फिर खैर भी मिलता है, इसमें अर्जुन का भी पेड़ मिलता है। आगे देखो, इन वनों में यानी कि जो आपका उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ या पर्णपाती वन है, इन वनों में तेंदुआ, भारतीय भालू और सांपों का भी इसको घर कहा जाता है, क्योंकि इन वन में वो लोग जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग शुष्क पर्णपाती जो है वो झाड़ी वन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका वन है वो है शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे जो वन है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक जो वर्षा है वो आपका 75 सेंटीमीटर से कम होता है। कहने का अर्थ है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो वर्षा बहुत ज़्यादा कम होता है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, जैसे कि पलामू में, साहेबगंज में, पाकुड़, गोड्डा, पूर्वी ये वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम में पूरा नहीं,
खास करके चाईबासा का मैदान। और चाईबासा का जो मैदान है इसी को संजय एवं खरकई का मैदान भी कहा जाता है। और चाईबासा का मैदान जो है वो बीच में है, इसके चारों ओर जो है सारंडा का पहाड़ी, पोरहाट का पहाड़ी, कोल्हान उच्च भूमि, तो आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र, आपका ढालबुम पहाड़ी क्षेत्र, ये सब इससे घिरा हुआ है। आगे देखो, ये जो वन है यानी कि शुष्क पर्णपाती वन, तो ये इन वनों में कांटेदार जो है वो वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे कि बबूल, बॉसबेलिया, मार्मेलस। एगल मार्मेलस कहने का अर्थ है बेल। इसमें आपका पलास भी देखने को मिलता है, जंगली खजूर भी मिलता है, महुआ का वृक्ष भी इसमें पाया जाता है। तो इन वनों में कांटेदार वृक्ष वगैरह जो है वो पाया जाता है ज़्यादा, शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन में। इसके अलावा देखिए, इन वृक्षों को जो शुष्कता रोधी या फिर सूखा रोधी वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है फिर भी ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को ड्रॉट रेजिस्टेंस जो है वो ट्रीज भी कहा जाता है। आगे देखो, इन वनों में शुष्कता सहने वाले जो वन्य जीव रहते हैं, यहाँ पे वैसे ही वन्य जीव रह पाएंगे जो कम पानी में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका ब्लैक बैक, जिसको चीतल कहते हैं, चिंगकारा, नीलगाय इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। इन वनों में जो है वो लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलती है, और लाल एवं पीली मिट्टी में आपका जो है वो एल्युमिनियम ज़्यादा मिलता है और इसमें चूना यानी कि लाइमस्टोन कम मिलता है। आगे देखिए, ये जो मिट्टी होती है ये अम्लीय होती है। क्यों अम्लीय होती है? क्योंकि यहाँ पे सिलिका बहुत ज़्यादा होता है इस कारण से। और इसका जो बनावट यानी कि जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? तो बलुई प्रकार का होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन झारखंड में वो है बॉसबेलिया वन, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो है वो आपका बॉसबेलिया वन है, जो कि झारखंड में सबसे कम देखने को मिलता है। बॉसबेलिया वन, इसको बॉसबेलिया सेराटा भी कहा जाता है, और मुंडा इसे सलाई वृक्ष कहते हैं। तो जो आपका बॉसबेलिया वन है ना, तो इसी को ही जो मुंडा जनजाति के लोग हैं इसी को सलाई वृक्ष कहते हैं। आगे देखिए, यह एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि नॉर्थ के साइड में मिलने वाला वन है, ठीक है, जो झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग और उत्तरी कोडरमा एवं गिरिडीह पठार एवं राजमहल के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में मिलता है। तो अभी आपको बताया गया था कि इस तरह से मिलता है, ठीक है ना। तो झारखंड के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में ज़्यादा मिलता है, नॉर्थ में इलाके में ज़्यादा मिलता है, नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पे कैसा मिट्टी मिलता है? तो आपका लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। आगे देखिए, इस वृक्ष को झारखंड का चिकित्सीय पौधा भी कहा जाता है। तो जो आपका बॉसबेलिया वन होता है, यहाँ पे जो बॉसबेलिया पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पे, इसको झारखंड का चिकित्सीय पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसके हर एक पार्ट का जो है ना वो मेडिकल यूज होता है, ठीक है ना। जैसे इसका अगर छाल की बात करें, यानी बॉसबेलिया जो पेड़ है, अगर इनके छाल की बात करें तो छाल का जो यूज है वो एंटीसेप्टिक में होता है। साथ ही साथ जो है आपका सर्दी और जुकाम में भी इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक कहने का अर्थ है कहीं आप कट छट गए तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। इसका जो रेजिन और इसका जो गम निकलता है उससे भी किसी भी प्रकार का जो इलाज किया जा सकता है। पेट संबंधी कोई भी इलाज है उसको ये ठीक कर देता है, रेजिन या फिर जो गम है सो। जैसे कि एग्जाम्पल में हैजा, डायरिया एवं पशुओं के पेट में जाने वाले जो अल्सर होता है वो अल्सर के उपचार में भी ये काफ़ी काम देता है। इसके अलावा देखिए, इसका जो पत्ती है वो पत्ती का भी यूज होता है। इससे पत्तियों से ना गहरे घावों को भरने में सहायता मिलती है। उसके बाद इस जो बॉसबेलिया वन में पाए जाने वाले जो पेड़ है, इससे जो तेल निकलता है इससे जो है वो हेयर ग्रोथ ये भी बढ़ता है, और गंजापन की जो समस्या है इससे आदमी दूर होता है। और जो आपका बॉसबेलिया जो पेड़ है, इससे जो बीज होता है, इसी बीज से जो है आदिवासी तेल निकाला जाता है, और अभी वर्तमान समय में ये आदिवासी तेल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, झारखंड में एक और वन है, और ये आपका सेकेंड लास्ट वन है, और इस वन का नाम है आपका ब्यूटिया फॉरेस्ट। तो ब्यूटिया फॉरेस्ट को पलास वन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, जो पलास वन है इसको फ्रेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि पूरा जो जंगल है ये सुंदर दिखता है पलास के पौधे से। ये जो पलास का जो वन है ये लवणीय मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे लवणीय मिट्टी होता है, और लवणीय मिट्टी कैसे होता है? तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो मिट्टी खुद ब खुद लवणीय हो जाएगा।
तो ये मिट्टी जो है वो लवणीय, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगा वहाँ पे +1 देखने को मिलता है, यानी कि ब्यूटिया फॉरेस्ट। और इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि पूरा जंगल सुंदर दिखता है। इसको स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड भी कहते हैं। और जो पलास का जो वन होता है ना, ये पूरी तरीके से गंधहीन होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सुगंध नहीं होता है। और इसे पैरोट ट्री भी कहते हैं, यानी कि सुगा या फिर तोता का वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तोता है जो है पैरोट, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यह मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन एवं शुष्क झाड़ीदार वनों में पाई जाती है। तो शुष्क कहने का अर्थ है ये आपका झारखंड के नॉर्थ वाले इलाके में ही देखने को मिलता है, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, इस सभी में ही। तो ये जो है आपका ब्यूटिया फॉरेस्ट जो है वो झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन में और शुष्क झाड़ीदार वनों में देखने को मिलती है। ये जो वन है ये मृतिका युक्त मिट्टी, यानी कि एकदम पूरा क्लेई मिट्टी होना चाहिए, एकदम पूरा महीन कण, बारीक कण, तो मृतिका युक्त मिट्टी में ज़्यादा डेवलप होती है। और ये लाल एवं पीली मिट्टी में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है बढ़िया तरीके से डेवलप। यहाँ जो है 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर सहने की जो क्षमता रखता है। और ये जो ब्यूटिया फॉरेस्ट है ये 0 डिग्री जो है सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान यानी टेम्परेचर को सहने का क्षमता रखता है। आगे देखिए, पलास वन जहाँ एक और मिट्टी के नमी को बनाए रखने में सहायक है, तो वहीं दूसरी ओर जो है ये मृदा अपरदन को रोककर कार्बन स्टॉक यानी जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है पलास का जो वन है ये मिट्टी की नमी को भी बनाए रखता है और साथ ही साथ मृदा का जो अपरदन है इसको भी रोकता है, और रोककर जो है वो कार्बन स्टॉक यानी कि जमाव को ये बढ़ाता है। इसके अलावा देखिए, अतः जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए इस वृक्ष का होना जो है वो इस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग अगर ये एक तरह से इंडिकेटर है, सूचक है। अगर देखिएगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखिएगा कि आपका ब्यूटिया फॉरेस्ट है तो इससे क्लाइमेट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ब्यूटिया फॉरेस्ट नष्ट हो रहा है तो इससे क्लाइमेट पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज का जो है वो इंडिकेशन बताता भी है। आगे देखिए, अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज से अगर वन में प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो साल के वृक्ष में देखने को मिलता है। तो साल के वृक्ष में सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का। वहीं अगर वन में ही अगर हम लोग मतलब ये वन की बात करें तो सेकेंड नंबर जो प्रभाव पड़ता है वो अगर फसल में दिखे तो वो आपका धान पे पड़ता है। सिंपल से याद रखिए कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर वृक्ष का बात करें तो वृक्ष में साल वृक्ष पे होगा पहला नंबर। और वहीं अगर फसल में बात करें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो फसल में सबसे ज़्यादा प्रभाव धान में देखने को मिलता है। तो इन दोनों में याद रखिएगा। अब लिखते हैं लास्ट नंबर जो है आपका मतलब कि वन का प्रकार, वो है शुष्क बांस वन। तो शुष्क बांस वन को बैम्बू ब्रिक्स फॉरेस्ट भी कहा जाता है, शुष्क बांस वन। इसके बारे में देखिए, ये वन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो देखिए जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है। तो झारखंड के वैसे क्षेत्र में जहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो वहाँ पे शुष्क बांस वन देखने को मिलता है। और ये आपका शुष्क पर्णपाती वन का ही एक प्रकार से भाग है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का ही एक प्रकार से ये एक छोटा सा भाग है, पार्ट है। और ये जहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो वहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर इसके महत्व की बात करते हैं हम लोग तो ये क्या कहता है, ये मिट्टी के नमी को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा ये सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को रोकने में कमी करता है। ये कार्बन स्टॉक में वृद्धि करता है और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने में भी ये सहायक जो है वो करता है। तो ये जो हम लोग झारखंड में चैंपियन और सेट के अनुसार जो 8 जो डिवीज़न किया गया था, ये 8 प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं झारखंड में जो और भी अन्य प्रकार के जो वन देखने को मिलते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला नंबर है आपका एगल मार्मेलस फॉरेस्ट। ये एगल मार्मेलस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो ये बेल प्रजाति का वन है और इसका जो है ये कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता भी है। ये जो बेल वन है ये आपका शुष्क पर्णपाती वन है, ये आर्द्र पर्णपाती वन नहीं है ये, बल्कि ये शुष्क पर्णपाती वन है। ये जो आपका बेल वन है यानी कि एगल मार्मेलस फॉरेस्ट है, ये आपका कांटेदार वन भी है।
और बेल वन किसको कहते हैं कि फल के ऊपर जो हार्ड कवच हो उसको बोलते हैं बेल वन, ठीक ना। और अगर एगल मार्मेलस फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो है दो तरह से होता है, एक होता है आपका गोल्डन एप्पल और एक होता है आपका वुड एप्पल। तो गोल्डन एप्पल जो है वो शिव जी को अर्पित होता है, यानी भगवान श्री को चढ़ाया जाता है। आगे देखिए इसके बारे में, तापमान सहने की क्षमता जो है वो -7 डिग्री सेल्सियस से लेके -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बेल वन वो तापमान को सह लेता है, इतना इतना ज़्यादा तापमान को सह लेता है। आगे देखिए, ये झारखंड में मुख्यतः उत्तरी पहाड़ी पठार तथा राजमहल के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? तो एगल वन। और एगल वन के बारे में देख रहे हो ना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -48 डिग्री सेंटीग्रेड झेल लेता है। -7 से लेके -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान ये सह लेता है। सेकंड नंबर देखिए, झारखंड में कहीं कहीं पे चीड़ फॉरेस्ट मिलता है, यानी कि पाइन फॉरेस्ट। और इसको हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि जो आपका जो चीड़ का पेड़ है, यानी कि जो चीड़ फॉरेस्ट है, इसको उष्ण में नहीं शामिल करते हैं बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में शामिल करते हैं। आपको बताया गया था सदाबहार क्या होता है और पतझड़ क्या होता है। तो सदाबहार का मतलब बताए थे जो सालों भर अपना पेड़, अपना जो सालों भर वैसे पेड़ जो सालों भर अपना पत्ता गिराते हैं उसको सदाबहार कहते हैं। और पतझड़ जो किसी खास मौसम में अपना पत्ता गिराते हैं उसको पतझड़ या फिर पर्णपाती कहते हैं। तो देखिए ये जो चीड़ फॉरेस्ट है ये जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और ये अपना पत्ता एक बार में नहीं गिराता, ये सालों भर गिराते रहता है। और ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो जहाँ पे जो ऊंचाई 1000 से ज़्यादा हो वहाँ पे मिलता है। तो 900 से 1100 मीटर की हाइट मिलता है केवल और केवल पाट क्षेत्र में। तो ये केवल और केवल पाट क्षेत्र में देखने को मिलता है। और जहाँ पे वर्षा जो है वो 100 से लेके 140 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। आगे देखिए, इस कारण झारखंड में जो चीड़ वन है वो सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर मिलते हैं। तो झारखंड में सबसे ऊंचाई पे मिलने वाला अगर कोई वन की बात की जाए तो वो आपका चीड़ वन है, क्योंकि ये 1000 मीटर ऊंचाई पे मिलता है, 1000 मीटर के बाद में मिलता है ये। और ये 100 से लेके 140 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। आगे देखो, पठारी क्षेत्रों खास करके जो पाट क्षेत्र है वहाँ पे एवं ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि पारसनाथ हो गया और आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जो है वो आपका चीड़ जो वन है वो देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चीड़ वन के बारे में हम लोग जान गए हैं 2-3 पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो आई होप हम लोग जो वन वाला टॉपिक जो था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम लोग इसी में एक टॉपिक और हल्का सा ऐड कर दें कि झारखंड में जो वनोत्पाद है, तो वनोत्पाद में हम लोग देखेंगे पहले मुख्य वनोत्पाद और फिर देखेंगे गौण वनोत्पाद। तो मुख्य वनोत्पाद में हम लोग साल यानी कि सखुआ के बारे में पढ़ते हैं, फिर शीशम के बारे में पढ़ेंगे, फिर महुआ के बारे में, उसके बाद सागौन के बारे में, नेक्स्ट हम लोग सेमल के बारे में, उसके बाद गम्हार के बारे में, उसके बाद जामुन के बारे में, उसके बाद आम, कटहल, केंदू, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। वहीं अगर गौण वनोत्पाद की बात की जाए तो गौण वनोत्पाद के अंतर्गत हम लोग लाह के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद केंदू पत्ता के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद तसर रेशम के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट में हम लोग बांस यानी कि बैम्बू के बारे में भी पढ़ते हैं। तो झारखंड में वनोत्पाद की बात की जाए तो 2 वनोत्पाद होते हैं। एक तो वनोत्पाद हो गया आपका मुख्य वनोत्पाद, क्या याद रखिएगा, मुख्य वनोत्पाद, और दूसरा है आपका गौण वनोत्पाद। तो गौण में कौन कौन सा आ जाएगा? तो एक आपका लाह आ जाएगा, ठीक है, दूसरा केंदू पत्ता, तीसरा तसर रेशम, और जो चौथा है वो आपका बांस आ जाएगा। वहीं अगर मुख्य वनोत्पाद की बात करें तो साल, शीशम, महुआ, सागौन, सेमल, गम्हार, जामुन, आम, कटहल, केंदू इत्यादि ये सभी पाए जाते हैं 8-10 ठो। तो जब हम लोग MCQ वाला जो है टॉपिक सॉल्व करेंगे ना तो MCQ वाले में ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और वहीं पे हम लोग जो है ना एक टर्मिनोलॉजी याद कर लिएगा, झाम कॉफेड, JHAMFCOFED। तो JHAMFCOFED तो झाम कॉफेड, जिसका अगर अर्थ जानिएगा तो द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट
एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड होता है झाम कोफेड का फुल फॉर्म। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसको हम लोग वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हम लोग झारखंड में जो पाए जाने वाला वन था, इस वन को हम लोग पूरा कर लिए हैं। अब हम लोग वन से संबंधित जितने भी जो MCQ बनता है उसको हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCQ वाले सेक्शन में देखेंगे। और फिर हम लोग झारखंड में जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में कहाँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद हम लोग झारखंड के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत वन प्रबंधन के बारे में पढ़ लेंगे। तो वन प्रबंधन 2 प्रकार से किया जाता है, एक आपका जीव जंतुओं का प्रबंधन और एक आपका वनस्पतियों का प्रबंधन। तो हम लोग देखेंगे फौना का प्रबंधन और एक आपका फ्लोरा का प्रबंधन। और इन दोनों टॉपिक को जब हम लोग देख लेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपका मतलब कि झारखंड ज्योग्राफी में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये सभी क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।